Hello dear students, before we start with today's lesson, it's time for the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students, we are reading chapter number 13, Antarctica, the uninhabited continent. So we have reached on the topic flat and rolling terrain. A glacier is a large piece of ice moving over the earth's surface. तो ग्लेशियर असल में होता क्या है, वो आइस का ही एक पीस होता है जो काफ़ी लार्ज होता है और जो अर्थ के सरफेस पे मूव भी करता है. द पोलर आइस कैप इन एंटार्क्टिका मूव्स एन एवरेज ऑफ 10 मीटर्स एवरी ईयर. तो जो पोलर आइस कैप है एंटार्क्टिका में वो एवरेज का 10 मीटर्स हर ईयर मूव करती है. ग्लेशियर्स इन द ईस्ट एंटार्क्टिक रीजन आर स्लाइटली लार्जर देन दोज इन द वेस्ट एंटार्क्टिक रीजन. तो जो ग्लेशियर ईस्ट एंटार्क्टिक रीजन में है वो थोड़े से लार्जर होते हैं साइज़ में वेस्ट एंटार्क्टिक रीजन के जो ग्लेशियर्स हैं उनके मुकाबले. द लैम्बर्ट ग्लेशियर लोकेटेड इन ईस्ट एंटार्क्टिका. तो जो लैम्बर्ट ग्लेशियर है वो कहाँ पे है, ईस्ट एंटार्क्टिका में लोकेटेड है. इज़ द लार्जेस्ट वैली ग्लेशियर इन द कॉन्टिनेंट. और वो कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट ग्लेशियर भी है. It lies over many mountain peaks that rise to 1017 meters. तो इसका जो माउंटेन की पीक्स हैं उनकी हाइट कितनी होती है, 1017 मीटर्स. लार्ज सेक्शन ऑफ आइस ब्रेक अवे फ्रॉम दिस ग्लेशियर एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द फ्लोटिंग अमेरे आइस शेल्फ. तो यहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं वो उनकी जो आइस है वो ब्रेक होके फ्लोटिंग पार्ट बन जाती है अमेरे आइस शेल्फ का. सम अदर इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स इन एंटार्क्टिका आर स्केलेटन, रेनिक, रिकवरी एंड वेयर्डमोर. तो ये एंटार्क्टिका के कुछ और इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज ग्लेशियर्स नेम: स्केलेटन, रेनिक, रिकवरी एंड वेयर्डमोर. नाउ लेट्स रीड अबाउट द क्लाइमेट. एंटार्क्टिका ओनली हैज़ 2 सीजन्स, समर एंड विंटर. तो एंटार्क्टिका में 2 सीजन्स ही होते हैं, समर और विंटर. एंटार्क्टिका इज़ द विंडीएस्ट, कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ. तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि एंटार्क्टिका विंडीएस्ट, कोल्डेस्ट और ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है अर्थ के ऊपर. द कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीमली कोल्ड एंड लॉन्ग विंटर्स. तो यहाँ पे जो विंटर्स होती हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड होती हैं और लॉन्ग भी होती हैं. Since it is located in the southern hemisphere, Antarctica's winter occur from April to September. अब क्योंकि ये साउथर्न हेमिस्फीयर के पास लोकेटेड है इसीलिए एंटार्क्टिका में जो विंटर्स हैं वो मोस्टली अप्रैल और सितंबर में ही आती हैं. द टेम्परेचर इन दिस सीजन वेरीज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू -30 डिग्री सेल्सियस इन द कोस्टल रीजन्स. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है -10 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस से and drops to -60 डिग्री सेल्सियस इन द माउंटेनस रीजन्स. और माउंटेनस रीजन में ये -60 डिग्री तक ड्रॉप भी कर जाता है जो एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन है. समर सीजन इन एंटार्क्टिका इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी. तो एंटार्क्टिका में जो समर सीजन है वो अक्टूबर से फरवरी तक होता है. ड्यूरिंग दिस टाइम द सन इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज इन द स्काई. तो समर के टाइम पे जो सन है वो हमेशा स्काई में रहता है. द टेम्परेचर्स इन द कोस्टल रीजन रिमेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 9 डिग्री सेल्सियस एंड इन द माउंटेन्स इट रीचेस बिलो -20 डिग्री सेल्सियस. तो समर में जो टेम्परेचर है वो कोस्टल रीजन्स में 0 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस तक होता है. मतलब कि वो कहने को तो समर है बट वहाँ पे भी जो टेम्परेचर है वो विंटर्स वाला ही है, -0 डिग्री सेल्सियस जिस टेम्परेचर पे आइस फ्रीज करती है. एंड इन माउंटेन्स इट रीचेस बिलो -20 डिग्री सेल्सियस. तो समर में भी माउंटेन्स पे जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्री सेल्सियस होता है जिसका मतलब तब भी वहाँ पे बहुत ठंड होती है. स्नोफॉल इन एंटार्क्टिका इज़ अकम्पनीड बाय इंटेंस कोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स नोन एज ब्लिजर्ड्स. तो ब्लिजर्ड्स क्या होता है कि जब एंटार्क्टिका में स्नोफॉल होती है तो स्नोफॉल के साथ साथ वहाँ पे इंटेंस कोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स भी ब्लो करती हैं. उनकी वजह से जो उनकी स्नोफॉल में जो ये कोल्ड और स्ट्रॉन्ग विंड्स आ गई उसको हम बोलते हैं ब्लिजर्ड्स. फ्रॉम मिड सेप्टेम्बर टू मिड मार्च
Antarctica receives continuous daylight and from mid-March to mid-September it has continuous darkness. तो एंटार्क्टिका में सितंबर के मिड से लेके मार्च के मिड तक डे लाइट होती है और उसके अलावा इसमें मार्च के मिड से लेके सितंबर के मिड तक का जो टाइम होता है तब वहाँ पे डार्कनेस होती है. ड्यूरिंग द daylight months the solar radiations in Antarctica is more than equatorial regions. तो यहाँ पे सोलर रेडिएशंस जो होती हैं वो डे लाइट के टाइम में या मंथ्स में ज़्यादा होती हैं. हाउएवर द टेम्परेचर रेयरली राइजेस अबव द फ्रीजिंग पॉइंट. तो टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस जिस पॉइंट पे आइस बनती है, वाटर फ्रीज होता है. तो यहाँ पे उस 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर कभी नहीं होता, मतलब गर्मी नहीं होती. एंटार्क्टिका रिसीव्स अबाउट 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, स्नोफॉल. तो एंटार्क्टिका में जो स्नोफॉल है वो 5 to 10 सेंटीमीटर होता है. इट डज़ नॉट रिसीव एनी रेन, और यहाँ पे रेन नहीं पड़ती. हैंस इट इज़ ऑफ्टन रेफर्ड टू एज पोलर डेजर्ट. इसीलिए इसको पोलर डेजर्ट भी बोला जाता है क्योंकि डेजर्ट्स में भी रेन नहीं पड़ती और एंटार्क्टिका में भी रेन नहीं पड़ती. पोलर इसीलिए क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल पड़ती है. A unique natural electric phenomena called the aurora australis, commonly known as the southern lights, is witnessed here. तो जो एंटार्क्टिका है वहाँ पे एक लाइट्स का फिनोमिना होता है जो एक नेचुरल इलेक्ट्रिक फिनोमिना है जिसको ऑरोरा ऑस्ट्रालिस या फिर साउथर्न लाइट्स भी बोलते हैं, जिसको देखने के लिए बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं. तो ये ऐसी दिखती हैं. ये एक इलेक्ट्रिक फिनोमिना है जिसमें लाइट्स अपीयर होती हैं स्काई में. Solar winds passing by the Earth's atmosphere create a glow in the night sky. तो जो सोलर विंड्स होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर पे पास करती हैं उनकी वजह से ये फिनोमिना होता है. Another unique spectacle called the diamond dust is observed here. It is a cloud at ground level composed of tiny ice crystals. तो यहाँ पे एक और भी यूनिक सा एक स्पेक्टेकल होता है जिसको डायमंड डस्ट बोलते हैं. उसमें क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे क्लाउड फॉर्म होता है जो बना होता है टाइनी आइस क्रिस्टल्स का. एंटार्क्टिका प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल क्लाइमेट प्रोसेसेस. तो ग्लोबल क्लाइमेट प्रोसेस होते हैं उसमें एंटार्क्टिका का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. स्पेशली द अर्थ्स हीट बैलेंस. उसमें ये क्या करता है, ये अर्थ के हीट बैलेंस को मेंटेन करके रखता है. द अर्थ्स हीट बैलेंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ सोलर हीट ऑब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड द अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस. तो हीट बैलेंस असल में होता क्या है, ये होता है एक रिलेशनशिप किस चीज़ के बीच में होता है, ये कि कितनी हीट अर्थ के एटमॉस्फेयर ने ऑब्जॉर्ब की है और कितनी हीट इसने वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दी है. एंटार्क्टिका कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू दिस हीट बैलेंस बिकॉज आइस इज़ मोर रिफ्लेक्टिव दैन लैंड और वाटर. तो एंटार्क्टिका इसमें सिग्निफिकेंट रोल इसीलिए प्ले करता है क्योंकि जो आइस है वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है लैंड और वाटर से. मतलब जो आइस है वो हीट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी लैंड और वाटर के कंपैरिजन. ह्यूमन वॉइड जोन. तो एंटार्क्टिका को ह्यूमन वॉइड जोन क्यों बोला जाता है? ह्यूमन वॉइड जोन का मतलब है कि यहाँ पे ह्यूमंस कम होते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं होते. एंटार्क्टिका हैज़ नो इंडिजीनियस. तो एंटार्क्टिका में कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं होती. दिस कॉन्टिनेंट हैज़ बीन वॉइड ऑफ परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम क्लाइमेटिकल कंडीशन एंड कोल्ड इन्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग प्रेजेंस ऑफ आइस शीट्स, आइसबर्ग्स, ब्लिजर्ड्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पे ह्यूमंस क्यों नहीं होते और कभी भी सेटलमेंट नहीं होती ह्यूमंस की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम है. यहाँ पे आइस शीट्स हैं, आइसबर्ग्स हैं और ब्लिजर्ड्स भी हैं जो ह्यूमंस के लिए रहने के लिए ठीक नहीं है. However, governments of many countries maintain permanent research stations in Antarctica. But Antarctica में research stations बहुत सारी countries ने बनाए हुए हैं which are widely distributed throughout the continent. और वो पूरी continent में distributed भी हैं. The research stations are constructed on rocks or ice. उन्हीं research centers को rocks और ice के ऊपर construct किया गया है. The population of research workers in these centers is about 5,000 in summer and 1,000 in winter. तो समर के टाइम पे यहाँ पे 5,000 रिसर्च वर्कर्स होते हैं और विंटर के टाइम पे यहाँ पे 1,000 रिसर्च वर्कर्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द लैंड इन एंटार्क्टिका इज़ कवर्ड विद स्नो.
और एंटार्क्टिका का ज़्यादातर लैंड एरिया स्नो से ही कवर्ड होके रहता है। वाटर इज़ scarce in this region. Due to these adverse conditions, Antarctica has limited scope of vegetation. तो इसी वजह से वहाँ पे vegetation भी नहीं होती. Only a few species like lichen, mosses and terrestrial algae grow here. और वहाँ पे थोड़ी सी स्पीसीज ही वेजिटेशन की ग्रो होती हैं। टूरिज्म इन एंटार्क्टिका स्टार्टेड विद सी टूरिज्म इन द लेट 1960s. एयरलाइनर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड स्टार्टेड ऑपरेटिंग एरियल टूर्स ऑफ एंटार्क्टिका फ्रॉम 1977 to 1979. तो यहाँ पे जो टूरिज़्म था वो 1960 में स्टार्ट हुआ और न्यूजीलैंड ने यहाँ पे टूर्स ऑर्गेनाइज की 1977 से लेके 1979 तक, एंड दिस सर्विस वाज स्टॉप्ड सडनली, और इसको बंद भी कर दिया गया था। हाउएवर द एरियल टूर्स वर रिज्यूम्ड इन 1990s. उसके बाद 1990s में ये रिज्यूम कर दी गई। द टूर सीजन लास्टेड फ्रॉम नवंबर टू मार्च, और जो यहाँ के टूर सीजन थे वो नवंबर से मार्च तक थे। टूरिज्म कंपनीज आर रिक्वायर्ड बाय एंटार्क्टिक ट्रीटी टू हैव अ परमिट टू विजिट एंटार्क्टिका. तो जो टूरिज़्म कंपनीज थी उनकी रिक्वायरमेंट थी एंटार्क्टिक ट्रीटी में, ताकि यहाँ पे विज़िट को परमिशन मिल जाए, उसको परमिट मिल जाए. पेंगुइन्स, ब्लू व्हेल्स, ऑर्केस, कोलोसल स्क्विड्स एंड फर सील्स आर फाउंड इन द एंटार्क्टिक सी. तो एंटार्क्टिक सी में ये सारी स्पीसीज मिलती हैं. अबाउट 40 टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर फाउंड नियर द एजेस ऑफ एंटार्क्टिका. और एंटार्क्टिका के एजेस के पास 40 टाइप के बर्ड्स भी मिलते हैं, इंक्लूडिंग एल्बाट्रॉस, प्रायंस, गर्ल्स, कॉर्मोरेंट्स एंड पेट्रेल्स. तो ये यहाँ पे बर्ड्स मिलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज ओपन टुडेज रिटन असाइनमेंट. वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. नेम सम हाई माउंटेन पीक्स इन एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका में हाई माउंटेन पीक्स कौन कौन सी हैं? Mount Vinson, Mount Tyree and Mount Shin are high mountain peaks in Antarctica. तो ये तीन हैं, Mount Vinson, Mount Tyree and Mount Shin. Now what is a blizzard? Snowfall in Antarctica is accompanied by intense cold and strong winds known as blizzard. Blizzard किसको बोलते हैं कि अंटार्कटिका में जो स्नोफॉल होती है उसमें जो इंटेंस कोल्ड और स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं उनको हम बोलते हैं blizzards. Now what is the population of research workers at the research stations? तो यहाँ पे क्या होती है उनकी पॉपुलेशन? द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च वर्कर्स एट द रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिका इज़ अबाउट 5000 इन समर एंड 1000 इन विंटर. तो समर के टाइम पे 5000 रिसर्च वर्कर्स होते हैं और विंटर के टाइम पे 1000 रिसर्च वर्कर्स होते हैं. नाउ डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ एंटार्क्टिका. हाउ डज इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल क्लाइमेट प्रोसेसेस. तो इसका क्लाइमेट एक्सप्लेन करो. एंटार्क्टिका ओनली हैज़ 2 सीजन, समर एंड विंटर. तो एंटार्क्टिका के पास 2 सीजन्स ही हैं, समर एंड विंटर. एंटार्क्टिका प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल क्लाइमेट प्रोसेसेस, स्पेशली द अर्थ्स हीट बैलेंस. तो एंटार्क्टिका क्या करता है ग्लोबल क्लाइमेट प्रोसेसेस में? वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ के हीट बैलेंस में. नाउ व्हाट इज़ एंटार्क्टिका? व्हाई इज़ एंटार्क्टिका अ ह्यूमन वॉइड जोन? तो एंटार्क्टिका को ह्यूमन वॉइड जोन क्यों बोला जाता है? बिकॉज एंटार्क्टिका हैज़ नो इंडिजीनियस ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही. दिस कॉन्टिनेंट हैज़ बीन वॉइड ऑफ परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस. क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम है, इसीलिए ये एक वॉइड रहा है परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट के लिए. मतलब कभी भी ह्यूमंस ने यहाँ पे परमानेंटली सेटल होने के बारे में नहीं सोचा. So that's all, dear students. All the very best.